प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा बच्चे गद्य खंड का ये आखिरी लेक्चर है। वन शॉट लेक्चर आया है। आपको वीडियो पसंद भी आते हैं, अपने वीडियो को लाइक भी रखे हैं और अपने इसके नोट्स बनाए हैं और रिवीजन कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा सा इसमें और क्या कीजिएगा, कभी कभी बीच बीच में समय निकाल कर अब थोड़ी थोड़ी कहानियाँ पढ़ते रहें। आपको देखो, हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा परेशान नहीं लेना है। मैं बुक की बात कर रहा हूँ, बुक में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। सिर्फ अपने नोट्स बना लिया मेरा, उसके बाद से आपको क्या करना है, अपने ही नोट्स आपने जो बनाया था उसी नोट्स को बार बार आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है, हल्के हल्के डेली थोड़े थोड़े रिवीजन कीजिए। आप मैथमेटिक्स में अधिक समय दीजिए, साइंस को थोड़ा और ज़्यादा से फिर से रिवाइज कीजिए। मैथ्स में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, फिर से आप मैथमेटिक्स शुरू से बनाइए। अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाइए। जैसे आपने क्वेश्चन लगा दिया, अब तो लगता है मैं एचसीएफ एलसीएम निकाल सकता हूँ, छोड़ दीजिए। सिद्ध करने वाला सवाल आपने एक दो किया, हो गया आपका काम। साइंस में क्वेश्चन लगाते रहें और एसएसटी को पढ़ते रहें। बस ये प्रॉपर आपका मैं कहने का मेरा पर्पस है कि आप रिवीजन जारी रखें और बुक बिल्कुल ना छोड़ें, किताब से बिल्कुल लगे रहें। बिल्कुल आपको अच्छा स्कोर करना है, किताब के पास जाइए और डरिए मत क्या पूछेगा, वो तो क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। और आपका जिस आप आखिरी दिन है आपका, आप सोने जा रहे हैं, सोने जाने से पहले आधा घंटा पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बैंक का पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए क्वेश्चन बैंक में, हो गया बस फिर सो जाइए। उसी को पढ़ते पढ़ते सो जाइए, आपका फिर सुबह होगा, फिर उठिए फिर पढ़िए। ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना है। तो इसको शुरू किया जाए, निकालते हैं अपना। अब बच्चे थोड़ा सा मन हल्का हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं कुछ विषय में अपना पूरा कर रहे हैं। यदि बच्चे को लग रहा था क्या सर सिलेबस ख़त्म होगा, नहीं नहीं, डर रहे थे। अब देखिए आपका ये आखिरी चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति। गद्य खंड का ये आखिरी चैप्टर है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है, और ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। इसकी विद्या क्या है, शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद देखिए, अब आपको शायद मैं इसमें भी ये पढ़ा दिया हूँ, ये पढ़ा दिया हूँ, और शायद भारत माता भी हम पढ़ लिए हैं क्या। सो दिस इज देखता हूँ कि काव्य खंड में कितना पढ़ा गया है। इसके बाद इसको शुरू करेंगे, ख़त्म, फिर वर्णिका का नंबर आएगा और आपका ड्यूटी है कि आप रिविज़न कीजिए। 102 पेज में चलना पड़ेगा मुझे। चलिए, तो आइए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसका मैं आपको माइंड मैप दिखाऊँ, चैप्टर आपको क्या करने वाला है। तो थोड़ा इसको चैप्टर वाइज टॉपिक देखना है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं बोर्ड में। हिंदी, देखिए ये जब चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे जी, इसमें से कितने क्वेश्चन बने थे इस साल 2023 में। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बने थे। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगर 100 वाला एमसीक्यू रहा इस बार, रहता ही इस बार 12th का टेस्ट हुआ तो सही था। यानी आपसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, आराम से बना लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन देखना आपसे ईजी हो जाएंगे। और अपने पढ़ाओ तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन चलो। और लिखने में भी अब सब्जेक्टिव इस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो कहना मतलब चैप्टर आपके लिए 4 नंबर के लिए मायने रखता है। ये अंतिम चैप्टर है, आपको 4 नंबर तो बिल्कुल मान के चलिए आपसे पूछेगा ही। चलो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। महात्मा गांधी का जीवन। कहते राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक। और कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये बिल्कुल याद रखेंगे आप, क्योंकि राइटर के जब परिचय पढ़ते हो तो उनकी थोड़ा जीवनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी, शुरू की शिक्षा थी पोरबंदर, जिनका आपने पढ़ा कि पोरबंदर में हुआ था इनका। तो शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। इन जो उनका पोरबंदर जो जन्मशील स्थान था उसके वहाँ पर और उसके आसपास में हुआ, यानी कहीं उसके आसपास पढ़ने जाते होंगे, कुछ पढ़ाई वहाँ पर, कुछ यानी प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है। 4 दिसंबर 1888 में
वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन चल गए। तो लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी गरीब थे। ऐसा तो है नहीं। हम लोग बच्चे लंदन जाके पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। महात्मा जी गांधी जी बहुत दूर जाके पढ़े, लेकिन देखिए लोग बोलते गरीब थे, गरीब नहीं थे। लेकिन महान काम क्या किया इन्होंने, इनकी महानता आप ऐसे समझिए। एक व्यक्ति जो दिल्ली जो वकालत में पढ़ने के लिए लंदन पढ़ के आता है, अच्छा परिवार से इंसान है, फिर देश के लिए सिंपल रहना, देश के लिए सब कुछ करना, ये देश के लिए पूरा वरदान दिए अपना, पूरा लगे हैं देश में। और 1883 ईस्वी की कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया, कस्तूरबा से हुआ। इन पत्नी का नाम कस्तूरबा, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ साथ कदम मिलाकर चली। अब जो स्वाधीनता संग्राम ये गांधी जी के थे, ये देखिए वकालत पढ़ के आए थे, इनके पास नॉलेज बहुत था, कानून बहुत पढ़ के आए थे ये, तो इसके पास अपने देश के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके लिए बहुत चाहते तो ये अपना जिस परिवार से मतलब जिस वकालत की थे अपना कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित किया। तो इनको हम लोग आज राष्ट्रपिता और बिल्कुल बोलना भी चाहिए। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका, इनके जो जीवन का जो दक्षिण अफ्रीका 1800 ये वाला प्रवास जो गए थे घूमने के लिए 1893 से लेकर 1814 वाला हिस्सा ऐतिहासिक महत्व रहा। ये बहुत इनके लिए जीवन में इंपॉर्टेंट लाएगी। ये गए थे तो में गोरे काले का भेद आया, आपने थोड़ा सुना होगा इनके, अगर ये सब कहानी पढ़े होंगे तो। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। 1915 में ईस्वी में गांधी जी भारत लौट गए। कब लौटे? 1915 में। और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। वहाँ से पढ़ रहे थे, पर क्या और उसी में ये संग्राम चल रहा था, उसी में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रयोग किया, सत्य के प्रयोग, सच्चाई का प्रयोग। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था, ये भी याद रखेंगे आप। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा औजार क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। देखो अहिंसा का अर्थ होता है बच्चा जी अहिंसा, हिंसा नहीं करना, किसी की हत्या ना करें और सत्य को ग्रहण किए रहें, ऐसे व्यक्ति, ये इनका बड़ा हथियार था। ये सबसे बड़ा आज भी है ये। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच जाति धर्म विभेद भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। छोटा सा परिचय दिया गया था। बहुत इन्होंने कुर्बानी किया। इतना बच्चा पढ़ के, कोई भाई व्यक्ति इतना दूर जाके पढ़ के आता है, उसके बाद भी देश के लिए ही सब कुछ कर लेता है, तो ये महानता तो है। गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा था। पहले इनको गांधी जी ने बोलते थे। महात्मा की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आप कहेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। इनके महात्मा गांधी कहा था। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। इन्हें राष्ट्र देश बहुत सारे नामों से याद करता है जो ऊपर निम्नलिखित है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, हरिजन यंग इंडिया की रचना किसने किया? तो महात्मा गांधी। आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। बिल्कुल। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा। उनके प्रयोग के द्वारा भारत को फिर से एक उन्नत गौरवशाली राष्ट्र बनने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। सिरफिरे मतलब ऐसी कहानी आप जानते होंगे, इनके दोस्त ही थे। देखो हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराई दोनों चलती हैं। तो ये अब हम लोग उसका वक्त, एक उसका माहौल जो भी था, इनके दोस्त ने इनकी हत्या की थी, गोली चलाई थी, जो भी होगा। देखिए ऐसे तो गीता में लिखा गया है कि जो भी होता है अच्छा होता है। उसमें दुनिया में कोई काम बुरा नहीं होता है, कोई काम अच्छा नहीं होता है, जिस देखने का पर्पस है। तो इनको किया गया, उस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। गांधी जी की स्मृति पर, इनकी याद में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इंटरनेशनल पर स्तरीय पर जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर देखा जाए तो लोग इसको पूरे विश्व में अहिंसा दिवस पर मनाया था कि अहिंसा, जो व्यक्ति किसी को कभी थप्पड़ न मारा हो, इतना देश अपना गुलाम था, ये इनमें महानता तो बहुत ही। इसीलिए आज भी इनको हम लोग
राष्ट्रपिता के रूप में अपने पैसे ऊपर भारत में सब कुछ है और रहेगा। व्यक्ति नहीं रहा लेकिन इसकी कृतियाँ रह गई हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चे, आप भी और हम भी कुछ ऐसा करके चलें कि हमें कुछ समाज याद रखे, देश याद रखे, कुछ तो होना चाहिए हमें भी। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर हरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिजन यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों का अग्रलेखों में से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं। उनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलन परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनिक जीवन में व्यवहार से गहरे अर्थों से जुड़ी हुई है। कहते कि संस्कृति और परिकल्पना जो थी निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल पुस्तकीय भी नहीं है, एक जटिल पुस्तक भी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के साधारण जीवन में हम लोग जीते हैं उसमें ये उससे संबंधों से जुड़ा हुआ है इनकी जो संस्कृति और परिकल्पना थी। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब हम शुरू करेंगे ऐसे कहानी जो ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है और चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। चलिए शुरू करते हैं बच्चे जी, प्यारे बालक जी, चलो पढ़ते हैं। एक बार देखिए मेरे साथ अभी मन में थोड़े थोड़े इसको वर्ड को सुनिएगा और अपने मन में ही पढ़ते चलिएगा, अच्छा लगेगा, या खूब ध्यान सुनिएगा, एक बार खुद से रीड लगा दीजिएगा। तो अहिंसक, प्रतिरोधक, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। कहते अहिंसक जो है प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। जो हम लोग शिक्षा ज्ञान मिलता है अक्षर जो भी पढ़ते हैं क ख, उससे पहले ये मिल जानी चाहिए। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और संसारिक ज्ञान प्राप्त करें। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या थी, उसके पहले जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई हैं। शिक्षा की जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखें। कहते हैं कि जीवन में देखो, इनके कहना है महात्मा गांधी क्या कि ये जो हम लोग वर्णमाला लिखते हैं, सीखते हैं, ये सब तो कहते हैं कि इसे इनकार नहीं कर सकते, जरूरी है। लेकिन इससे पहले बच्चों को ये जान लेना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई हैं। शिक्षा की जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन, और शिक्षा का जो सबसे बड़ा जरूरी अंग ये होना चाहिए कि जीवन संग्राम में, जीवन के संघर्ष में, जीवन की लड़ाई में, हम लोग जीवन ही तो जी रहे हैं, उसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से के साथ जितना सीखें। हिंसा से लड़ने के लिए सब चीज़ें ऐसा, जहाँ पर लोग दुश्मन की तरफ प्रेम रखें, प्रेम की भावना रखें, जहाँ लोग झूठ बोला पर सत्य की भावना रखें, जहाँ कष्ट है उसको सहन करें। इससे आप हिंसा को जीत सकते हैं। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम में उत्तरार्ध में पहले टोल्स्टॉय फॉर्म के बाद फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। ये कोशिश किए थे बच्चों को, ये जो बता रहे हैं कि ये सत्य क्या है, इसमें अहिंसा क्या, इसका उन्होंने अपने जो टोल्स्टॉय के संग थी आश्रम था, थी फॉर्म था जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, उन सबको तालीम दे रहे थे। ये तालीम मतलब ये ज्ञान दे रहे थे, ये हुनर दे रहे थे कि आप ये इसको अपनाएं, ये अच्छी चीज़ है। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल ज्ञान इंद्रियों अर्थात हाथ पैर कान नाक वगैरह से के ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चों द्वारा ज्ञान इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी।
तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। यहाँ पर इनको कहना है कि जैसे कि जो मेरे ज्ञान इंद्रियों हैं, ज्ञान इंद्रिय क्या है, इससे हाथ है, इससे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, छू कर महसूस कर पाते हैं, नाक है सुनते हैं, आँख से देखते हैं, सारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। कहते आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा, हाँ चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते थे घटी शब्द, हाँ कहते ज्ञान इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी विकास को जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। कहते और बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग करके बुद्धि के से उपयोग करके विकास करेगा, डेवलप करेगा जल्द से जल्द, उसकी ये अच्छा तरीका है, बुद्धि का यूज करना चाहिए। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी होती है। आत्मा मतलब आपके हृदय, आत्मा की जागृति में भी उतना ही जागृति नहीं होगी। आत्मा में उसका वो जागृति नहीं आएगी जितना उससे विकास कर रहे हैं, मस्तिष्क का यूज कर रहे हैं, नहीं होगी। तो केवल बुद्धि का विकास घटिया है। सिर्फ कहते बुद्धि का विकास कर लिया आपने तो ये तो घटिया है भाई, क्योंकि आत्मा आपका तो विकास नहीं किया। और एकांगी कहते कि आत्मा उसका विकास आप कर लिए, बुद्धि का विकास कर लिए, एकांगी वस्तु ही साबित होगी। तो सिर्फ आप एकांगी से ही साबित होंगे। कहते आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा। देखो हृदय लिख दिया ना, जिसको हम अच्छे बच्चे, हम लोग तो साइंस पढ़ते हैं, हृदय कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्होंने बोलते कि मन में, दिल में, तो ये कहते हैं कि अपने मन में भी आपकी अच्छी चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ आपका मस्तिष्क भी डेवलप कर गया, आप बहुत तेज हैं, लेकिन आपका हृदय साफ नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, तो फिर ये बेकार है। कहते इसलिए मस्तिष्क का ठीक और स्वर्गीन विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे का शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी शिक्षा हो रहे हों। ये सब बातें अविभाज्य हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कतुर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि महात्मा गांधी का मस्तिष्क का विकास करे, माइंड डेवलप करे, बच्चों का दिमाग तेज करे, साथ साथ में उसकी आत्मा का भी आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको मिलना चाहिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, शिक्षा से क्या मतलब है? शिक्षा से अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट की जाए। दिमाग तेज रहे, साथ साथ में आत्मा भी अच्छे, उसके हृदय में भी अच्छे स्वभाव हों, अच्छे मन हों। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। कहते कि पढ़ते लिखते तो शिक्षा का ये तो अंत हो ही नहीं रहा है। वह आदमी भी नहीं है, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता लिखे जो पढ़ करते हम लोग, स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता में तो कोई अपने व्यक्ति नाम हम लिखता था, पता उसको, ये कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ इस तरह से करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू कर दे। यानी कुछ अपना गुण सीखे, कुछ कार्य सीखे, उत्पादन के काम में करने योग्य बन जाए। यानी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ कोई बच्चे में कुछ अपना गुण अपना उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्किल होना चाहिए, कला होनी चाहिए। मेरे मतानुसार, मेरे मत के अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सीखनी पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग द्वारा दी जाए। कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उनके द्वारा जो शिक्षा एजुकेशन दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ये बात सही है बच्चे। जैसे हम लोग बचपन में थे, अपने स्कूल में गए तो पहले हम लोग स्कूल की सफाई वफाई करते थे, फिर प्रार्थना हुई, पढ़ते थे, घर पे आए तो अपने घर में कुछ कार्य हैं इसको करें। ये ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, आपके घर में काम भी होते रहेंगे। और देखिए आपने कहीं ना कहीं माता पिता का सहयोग कर दिया। ये कहते सिर्फ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं कर रही है, कह लेकिन बच्चों में उनकी मानसिक विकास करें, लेकिन उसके पास उसके आत्मिक शिक्षा साथ में उसका शरीर ये थी कुछ, इसके पास कला, घर में कम छोटा शुरू में तो ये सब काम करना चाहिए, सफाई वफाई, माता पिता का हेल्प करना, बाद में कोई बड़ा काम सीखे, लेकिन पहले तो इतना काम घर पे करना चाहिए। कहते मौजूदा पीढ़ी, जो पीढ़ी चल रही है उसमें जो कहानी लिखी गई है कि लड़कों को स्वच्छता यानी साफ सफाई, स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है। बस जहाँ रहते हैं वहीं कचरे, आप भी कोचिंग में रहते हो वहीं पर खाते हो पीते हो, ऐसा नहीं होता। इससे ये अपने होने चाहिए। वे शरीर से कमज़ोर होते हैं, इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वजह सच में वो शरीर से कमज़ोर हो जाएगा।
इसलिए मैं संगीतमय कवायदात के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊँगा। इस प्रकार कताई, जो कपड़ा वपड़ा बनता था पहले, कताई, धुनाई, ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि मेरी ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार पर प्राप्त होगा। समाज की मौजूदा आरक्षिता व्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों में कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन सबसे बड़ी बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। देखिए बच्चे, यह कहने का मतलब ये है, मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि मतलब गांव में पहले तो रोजगारी नहीं थी, लेकिन गांव के लिए छोटे मोटे उद्योग वाला काम सीखे, जैसे कपड़े का धागा बनना, धागा से कपड़े बनना, ये जो ग्रामीण उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग था घर में, गाँव में करें, ताकि जब यहाँ से प्रोडक्शन होगा तो ये बड़े शहरों में जाएगा, तो शहरों और गाँव में एक मेल बनेगा, संबंध बनेगा, और ये कहीं ना कहीं रोजगार का एक अच्छा साधन बनेगा। थोड़ी थोड़ी गाँव की जो बेरोजगारी है इसको सहायता मिलेगी, और गाँव में जो बुराइयाँ हैं इसको दूर करने में सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन से बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो, सबके पास पैसा रहेगा, कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता का अधिकार आश्वासन हो जाएगा। सबके पास इतना तो कंफर्म रहेगा कि वो अपना गुजर बसर कर ले, जो पैसा दो पैसा कमा ले घर पे ही, इतने सब लोग इसमें लिए स्वतंत्र रहेंगे। आज बच्चे जी देश आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, इनकी कल्पना कुछ और थी। यह मेरी किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी का व्यवहार के बिना हो जाएगा। इसमें कोई हमें पूंजी नहीं लगाना पड़ेगा, इस लोग घर में ही काम सीख लेंगे, घर में ही कर लेंगे, और बिना पूंजी के ये बेरोजगारी को हम लोग दूर कर पाएंगे। ये इनकी बहुत अच्छी सोच है। भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों से एक तो गुजर होगी। मेरी योजना विदेश से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और आंतरिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर होकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सही। आज भी हम लोग जितने मशीन पार्ट यूज करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे विदेश से ही सामान मंगाने पड़ते हैं। आज हम लोग विदेशों पर आश्रित हैं, आयात निर्यात पर, लेकिन ये इनके मतलब है हम लोग बने स्वतंत्र, अपना है, स्वदेशी बने, इनका ये इच्छा था। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। कहीं ना कहीं हम लोग फिर इसी गुलाम है, क्योंकि उस पर निर्भर करता है, सामान पर मशीन वहीं से मंगाते हैं। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? जब हम लोग को अपना स्वराज मिल जाएगा, अपना देश आज़ाद हो जाएगा, तो हमें शिक्षा का ध्येय क्या होगा? चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने और आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूँगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किताबी ज्ञान तो उस बड़े बड़े उद्देश्य का साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण के लिए करने में सफल हो जाएंगे तो समाज अपने आप संभल जाएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर कुछ नहीं होने वाला है। व्यक्ति को हम लोग अगर उसका चरित्र निर्माण करने के में सफल हो जाए, उसका चरित्र ठीक ठाक कर लें, बच्चा खुद परिश्रमी बन जाए, तो समाज अपने आप समझ जाएगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा, उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा यानी अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, उसी राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविन्द्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाएंगी। मुझे बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है, उनके मुझे अच्छे ज्ञान पढ़ना है तो मैं उसको ट्रांसलेशन वर्सन आता है, जैसे बांग्ला को हिंदी में किया गया होगा, इंग्लिश में किया होगा, तो मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टोल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए उनको रूस की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है, वे उसे अच्छे अनुवाद में के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों का यह गर्व है कि संसार को उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है
वो प्रकाशित होने के लिए सप्ताह के भीतर भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्रों के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा, उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो। यह अच्छी मितव्ययिता होगी कि हम विद्यार्थियों का अलग अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार में भिन्न भिन्न भाषाओं को सीखने की उत्तम बातें वो जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। देखो, ये इनका कहना है कि अगर हमको कुछ भी पढ़ना है, कोई अलग लैंग्वेज की भाषा हो, तो हम उसको भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, उसको हम अनुवाद करवा के हम लोग उसको इस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह बात मेरे विचार में यह नहीं है आ सकती कि हम मंडूक बन जाएंगे, अपने चारों ओर दीवारों खड़ी कर ले। मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की और दीवारें समझ और केंद्र स्वयं अपनी संस्कृति कद्र होने और उस पर हजम कर लेने और उसकी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और केंद्र और उसका कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। पहले अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति हमें पढ़ लेनी चाहिए, फिर दूसरी की हम जो भी कुछ सीखने जा रहे हैं उसको करें। मेरा दृढ़ मत है, मेरा मजबूत मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी संस्कृति है। ये बात सही है। जब आप क्लास 12 में जाओ तो इनकी कहानी पढ़ोगे इंग्लिश में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। बच्चे इतना अपना संस्कृति, अपना देश में जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, इससे इतना बेहतर किसी का नहीं है। भाई भाई बहन, एक प्रेम भावना, एक गांव में एक दूसरे से प्रेम होना, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना, अलग अलग कास्ट, अपनी इतनी जातियाँ, इतने धर्म एक साथ होकर रह जाना, कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी प्रेम से रहना, ये सब चीज़ चलता है अपने देशों में। तो ये और इतनी संस्कृति जहाँ एक माता पिता को अलग प्रेम दिया जाता है, उनके बूढ़े हो जाने पर उनका सेवा किया जाता है, भाई बहन का अलग रिश्ता होता है। लेकिन दूसरे शहर में ऐसा नहीं है, दूसरे देशों की संस्कृति ऐसी नहीं है। वहाँ कोई किसी की इतना मतलब नहीं होता है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। जितनी हमारी संस्कृति बड़ी होता है कितना किसी का नहीं है, हमने उसे जाना नहीं है। कहते कि अपनी संस्कृति को हमने जाना ही नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन का तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। अंग्रेज ने जितना सिलेबस बनाया अपनी संस्कृति को मिटाया गया बच्चे जी, और हम लोग उसी को मानते चले। कहते हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले की रखी हुई लाश जैसी है। कोई मसाला है, सब्जी में नहीं डालते हो तो क्या स्वाद आएगा उसमें? नहीं। हम लोग क्या कि बच्चे, जब हम संस्कृति समझते हैं, भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन उसको हमने अमल नहीं किए, उस पर हमने उसको यूज नहीं किया है, तो बताओ कहे क्या वो, किस काम का चीज़ है वो? एक मरे हुए लाश की जैसे तो है बिल्कुल, यानी उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला कि हमने अपनी संस्कृति को यूज ही नहीं किया। हम लोग आज भी नहीं कर रहे हैं। संस्कृति भारत की हम लोग की पोशाक से मालूम चल जाती थी। अगर गांव के व्यक्ति हैं तो लोग धोती लुंगी पहन के चलते थे। बच्चे इसका साइंस बहुत अच्छा है। बच्चे आपको बता दूँ, आप लोग जो एज चल रहा है टीनेजर्स, आप लोग को ये सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक बोले तो बच्चा जी जो आप लोग पढ़ते हैं नाइलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये सब कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। आपके शारीरिक विकास, आपके हाइट्स, आपके मानसिक विकास सब में ये बाधा डालता है। हम लोग सूती वाले कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन क्या करोगे, आज देखो आप लोग सब अपने कपड़े चेक करें, कोई कॉटन नहीं पहन रहा है, कोई सूती, कोई खादी कपड़ा नहीं पहन रहा है, सब लोग अलग अलग नाइलॉन, पॉलिस्टर पहन रहे हैं। क्योंकि वो गंदा कम होता है, खींचना कम पड़ता है। हाँ, ये तो बात है कि अपना जो स्वदेशी कपड़ा है वो बहुत गंदा होता है, उसको खींचना पड़ता है, मेहनत तो है उसमें। लेकिन साइंस ने अब अप्रूव किया है कि सिंथेटिक कपड़े टीनेजर्स के लिए लाभदायक नहीं है। आपके मानसिक से लेकर आपकी शारीरिक ग्रोथ सब में बाधा डाल रहे हैं। बच्चे बहुत खतरनाक केमिकल से कपड़े बनते हैं। हमने भी उसमें काम करके आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं चलिए, जो महात्मा गांधी जी का हुनर है इसमें मेरे काम हो चुका है। मेरे पास एक कला है कि मैं कपड़े बनने के लिए उस मशीन को मैं हैंडल कर सकता हूँ, चला सकता हूँ।
खेती बाड़ी सब बहुत सारे कार्य से गुजरा इंसान, फिर भी शिक्षा तो अपने पास है। कहाँ शिक्षा कम हो जाता है। आप लोग भी काम करते रहें, चाहेंगे तो पढ़ते भी रहेंगे, ये आपकी लेकिन आप में वो जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं काम करते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं करते हैं, ये बात अलग है। कहता है कि शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उसे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए। हम लोग का जो धर्म है ये बताता है अपने हृदयांकित, अपने हृदय में उसे अंकित कर लिया जाए और उसके आचरण किया जाए, उसे यूज किया जाए, क्योंकि वैसा ना किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने उनकी उपेक्षा करने का निषेध करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती। कहते हैं कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे को बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे। इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है कि मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट को ही उपज है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं और मेरी खिड़कियाँ बंद कर दी जाएं। मैं चाहता हूँ कि सब देश की संस्कृतियाँ की हवा मेरे घर में चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। मगर ये चाहते कि ऐसा नहीं कि हम लोग अलग हो जाएं, एक दूसरे से अलग रहे, हमारी जो संस्कृति अलग अलग है एक दूसरे से न मिले। मिलना चाहिए सब, एक जितने हम लोग धर्म संस्कृति हैं सब में आवाज़ें आनी चाहिए। उसकी जो खुशियाँ त्यौहार माने थे सब में हम लोग को ये सब संस्कृति पूजनी चाहिए। हमारा उसमें हमारा ये मिल के रहे। मगर मैं उनमें से किसी के झोंकों में उड़ नहीं पाऊँगा। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषा सीखे। बोलते कि तुम अंग्रेजी सीखो, तुम जितना स्पोकन सीखो सीखो, फिर भी यह आशा रखूँगा कि वे अपनी विद्वत्ता का लाभ भारत और संसार के उसी तरह दें जैसे सुभाष चंद्र बोस, राय, ये कौन आए थे पूरा नाम नहीं दिया, स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो जाए। अरे अपनी हिंदी पर शर्मिंदा का है, तुम कहीं भी हो, लोग इंग्लिश बोले तुम यहाँ हिंदी बोल सकते हो। हमें वो शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। यह अनुभव करे कि अपनी खुद देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार को प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, भारत संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और स्वयं अपनी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। मैं सामंजस्य कुदरती और स्वदेशी ढंग का होगा जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। कहते कि यहाँ पर जितने विदेशी कहते हैं कि वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक ही संस्कृति प्रमुख होगी, बाकी संस्कृतियों का हजम कर लेती हैं और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम। हम लोग की संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं और ऐसा नहीं कि एक संस्कृति दूसरे की संस्कृति को हजम कर जाए, उसको खा जाए, उसका विनाश कर दे। नहीं, यहाँ पर जितने धर्म संस्कृति हैं सब जिंदा है और एक दूसरे से मिलकर है। ये बाकी विदेशों में नहीं है। इस तरह से कहानी का हमको शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की द्वारा छोटी सी एक लिखी गई शिक्षा शास्त्र था। अब इस पर देखें कुछ सवाल है, अब बिल्कुल कर पाएंगे आसानी से। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अरे वही तो, मतलब बुद्धि का विकास काहे के लिए, थोड़ा सा आत्मा का विकास तो होना चाहिए। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? देखो इंद्रियां मतलब हाथ पैर, कहते हैं कि इसका बुद्धिपूर्वक उपयोग इसलिए सीखना जरूरी है कि मतलब समाज में जो गरीबी है सब
मीडिया कला लोग में होगा। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, तो यहीं पर लिखा गया था एक लाइन हेडिंग में, मेरा शिक्षा का अभिप्राय है। हम लोग बच्चे बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, फिर उसका ढूंढते थे हिंदी उसका आंसर क्वेश्चन। इससे क्या होता है बच्चे, हम लोग का उसका आंसर खुद मिल जाता था। इसमें एक लाइन ही था, वो शिक्षा का अभिप्राय है। ऐसे मैं इसका आंसर तो लाया हूँ आपके लिए, लेकिन देखिए यहाँ रहा, पेज नंबर 103 में जाएंगे तो मिल जाएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चों के और मनुष्य के, आप इसके यही लाइन थोड़ा पढ़ के लिख देंगे तो नंबर नहीं करता इसमें, तो आप लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। बिल्कुल आपको ढूंढना चाहिए इसके आंसर। चलें बच्चे, मुझे तो ये आवाज़ उतनी छूट नहीं है कि मैं लेक्चर बड़ा करते जाऊँ। हमको तो एक 1 शॉट लेक्चर लेके आना है और समय पर आपको, लेकिन आपको मैं ये बता के जा रहा हूँ, आप ऐसे कीजिएगा। हमने नौबत खाने की इबादत पढ़ लिया था। कुछ बच्चे का ये है सवाल कि जो पिछला लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था उसमें आपके कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो थोड़ा देख लीजिए एक बार मेरे, चलो इसको देख लें आप लोग, एक बार मिला लीजिएगा। ऐसे बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर में पढ़े थे, उसके तो अब टारगेट से हम लोग MCQ ट्राई किए ही थे। ये बच्चा जी जो आज पढ़े हैं उसका नहीं है, जो हम चैप्टर पढ़ चुके थे बिस्मिल्लाह खां वाला, नौबत खाने में इबादत, उस कहानी के ये क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है महत्वपूर्ण जो पूछे गए हैं अब तक बोर्ड में। इसको PYQ समझ लें आप लोग। इसमें आपको 24 नहीं 16 18 ही क्वेश्चन थे बच्चे जी, उनको शायद भ्रम हो गया होगा, 19 क्वेश्चन था। और आपको ये भी बोला गया था कि आप इसको जरूर ट्राई कर लेंगे, शायद मैंने करवा दिया था कि इसका हिंदी वाला, आज तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। फिर आपको मैंने ये बोला था आप इसको जरूर करे होंगे, ये नहीं करते तो गलत बात है बच्चे, आपको MCQ प्रैक्टिस करने चाहिए। मानता हूँ 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बूंद बूंद तालाब बढ़ता है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपको हैंडल हो जाएंगे, तो आप तो ऐसे ही आपके 6 मार्क्स आ गए। एकदम इसको कर ही लेना है आपको। नोट्स में लिखे ना लिखे, हमारे पिछले बच्चे तो लिखते थे, आप लोग नहीं लिखते मत लिखें, लेकिन इसको कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार चाहे पढ़ते रहें, 1 बार लिख लेते तो अच्छा होता। आप जितना आलस दूर रखोगे, सुलोचना कौन थी, ड्योढ़ी पर आलाप किसकी रचना है, ये सब हमने पिछले चैप्टर में करा था, लेकिन इसको मैं एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि बच्चे इसको आराम से रिवीजन कर लेंगे। ऐसे तो आप लोग के पास है, लेकिन मुझे ऑनलाइन के छात्र से भी बहुत, तो आप लोग तो मेरे साथ है, आप लोग अपनी सुख दुख सब बता लेते हो, वो छात्र क्या करेंगे जो बहुत दूर है। चले अब हम लोग जो आज चैप्टर पढ़े हैं, इस चैप्टर के ये प्रश्न पूछ, इसमें इतना दिया गया है, चाहे 42 क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, जो अच्छा है आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चले आज हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्र वाला चैप्टर। तो पहले इसमें हम लोग महात्मा गांधी के बारे में तो जीवनी जो है इनको हम लोग बनाएंगे नोट्स, फिर इसके आंसर क्वेश्चन करेंगे, फिर बुक से जो व्याकरण खंड है इसको हैंडल करेंगे। इसलिए बोलता हूँ कि इस बार बच्चों का नंबर आपका बहुत बेहतर आएगा, क्योंकि हम इस बार ग्रामर सेक्शन भी साथ साथ में कर रहे हैं। मैंने सब लिख दिया, माता कौन है, पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन थी, लंदन में के विवाह उनकी कमर में हुआ था कस्तूरबा गांधी से, उनका जो भाई जीवन में मोड़ आया हुआ जो फिर क्या गए थे, उसी के दौरान उनका जो उनके साथ घटनाएं घटी और उस हिंद स्वराज आंदोलन में आकर कूद गए थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब बातें जो आपने पढ़ा था उसको यहाँ पर नोट्स में ऐड कर दिया गया है। राइटिंग थोड़ा मेरा ऐसा ही था और ऐसा है, अब तो इस पर काम किया, ये आपके दीदी लोग से लिखवा दिया गया है नोट्स, इसी के ऊपर के दीदी लोग का भी अच्छे मार्क्स आए हैं, 90+ नंबर है इसमें 90। आप बिल्कुल चाहे थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे तो आपके बिल्कुल आप 97 98 नंबर हिंदी में ला सकते हैं। आपकी थोड़ा लिखावट अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपके क्या बोलता हूँ आपके शब्द शुद्धिकरण ज़्यादा होने चाहिए हिंदी में, ये मायने रखता है। ये सारे प्रश्न आंसर आप किताब वाले। ऑफलाइन के छात्र से निवेदन है कि आप जल्दी इसको यूट्यूब से वीडियो को देख के बनाएं, क्योंकि अभी ऑफलाइन में सब पढ़ाई नहीं चलेगा।
ऑफलाइन में हम लोग मैथमेटिक्स को निपटा रहे हैं और साइंस को। साइंस तो ऑनलाइन भी चल रहा है बच्चा जी, साइंस और मैथ ऑनलाइन भी बराबर चल रहा है। तो ऑनलाइन के छात्र बहुत आप किस्मत वाले हो, आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है। मैं पूछने आपसे नहीं आ सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आप रिवीजन नहीं करोगे, खुद से आप टीचर बन जाओ, आप नए टेस्ट लेते रहो। जो क्वेश्चन यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ उसका सॉल्व करो। सर बहुत लिखना पड़ता है। अरे बाबूजी, एक बार लिख के देख लो, इसके आंसर क्वेश्चन भी आपको हल्के फुल्के याद हो जाएंगे। और दूसरा चीज़ कि आपका एक भी नंबर ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा, इस बात को ले ले। शॉर्टकट करना है तो कर लीजिएगा, उसके लिए गाइड पढ़ें, क्वेश्चन बैंक पढ़ें, शॉर्टकट तो है ही आपके पास, लेकिन जो आप इसको करके पाएंगे वहाँ से नहीं पा सकते हैं। थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम जाएगा, आप घूम जाएंगे खुद। ये पूरा बुक ही है आपका। आशा स्पष्ट करें, दिखा दें एक जो पूछा गया। तो चलो इसको अपने पहले कर लें, नोट्स तो बना लीजिए बच्चा जी। देखिए अभी साल क्या पूछा गया था, मेरा आशा इस मतलब इस साल पूछा गया है 2023 में। मेरा धर्म कैद खाने में धर्म नहीं, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। तो बताओ, जो मैं पिछले साल का नोट्स है, तो क्या ये क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा? तो बुक से क्वेश्चन कहाँ बाहर गया के बाहर? ये बच्चा क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। देखें लिखा है देर उतरिए 5 नंबर। तो तुम चाहते हो अब मैं इतना भी ना लिखूँ, आप इतना भी ना लिखे 5 नंबर में, तो क्या मिलेगा आपको? बहुत कम लिख के दिया बच्चा जी, बहुत अच्छा नोट्स है। और अभी इसको आप छोटा या थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपने पूरा बुक पढ़ा है। आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग इसको नोट्स नहीं, ऑफलाइन के तो बच्चे बनाएंगे। लेकिन मैं यूट्यूब वाले से बोलना चाहता हूँ, इतने बच्चे वीडियो को देखते हैं, 100 200 300 व्यूज जाते हैं, और आप लोग नोट्स नहीं बनाते, तो फिर हमारे से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अब देख लें इसमें और क्या बच रहा है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछ लिया गया है, 5 नंबर में पूछा गया था। और ऐसा भी होता है, ऐसा स्पष्ट करें, व्याख्या करें वाले क्वेश्चन 5 नंबर, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं ये वाले। तो अब इन दोनों में से कोई पूछे या इसमें से कोई पूछ ले, चैप्टर तो आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो अब पाठ के आसपास तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये जरूरी है, भाषा की बात। कथन निम्नलिखित का विग्रह करते हुए समास बताएं। बुद्धिपूर्वक कौन समास है? हृदयांकित कौन समास है? स्वर्गीय अविभाज्य कौन समास है? भोजन शास्त्र कौन समास है? जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, तो बच्चे लोग रोते हैं। अरे बाबूजी, इसीलिए बोलता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक से काम व्याकरण पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप किताब का व्याकरण नहीं पढ़ोगे फंसोगे। इसीलिए तो मैं इस बार अच्छा काम कर रहा हूँ कि उसको तुरंत करा देता हूँ। तो चलो मैं इसको निकालते हैं अपने, थोड़ा इसको भी करा दूँ। अभी नहीं हो गया, मछली तो करा दिया गया। चले, ये बच्चे बहुत जरूरी था, ये सब व्याकरण बहुत जरूरी है। जैसे बुद्धिपूर्वक कौन समास है? तो बहुव्रीहि। कौन समास है? बहुव्रीहि। बुद्धि के साथ विकास किया गया। हृदयांकित, हृदय में अंकित, तत्पुरुष समास। सर्वांगीर्ण, अंग अविभाव समास। अविभाज्य नैक समास, मना किया जा रहा है। भोजन शास्त्र, भोजन तत्पुरुष समास। उत्तरार्ध तत्पुरुष समास। रक्त रंजित कौन समास? तत्पुरुष समास। ये विभक्ति मत करना, पश्चिमी षष्ठी, खाली आपको याद होना चाहिए तत्पुरुष तत्पुरुष तत्पुरुष, क्योंकि ऑप्शन में यही सब रहेगा, विभक्ति नहीं पूछता है। कूप मंडूक के समान कूप में रहने वाला, कर्मधारय है। अग्रदूत बहुव्रीहि समास। एकांगी एक अंग वाला, दीर्घ समास। एकांगी एक अंग वाला, यानी जिसका एक अंग हो तो संख्या आ गया, तो संख्या आ गया तो दीर्घ है। इसको नोट्स में जरूर लिखना है। पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू जी। शारीरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कायिक। शरीर, देह प्रकट मतलब मौजूद, उपस्थित। दस्तकारी, हस्तकला, हाँ वही।
मौजूदा मतलब वर्तमान, प्रकट। देखो मौजूदा क्या हो जाएगा, मौजूदा का वर्तमान, मौजूद, प्रकट। कोशिश का मतलब प्रयास, परिणाम मतलब फल, तालीम का पर्यायवाची शब्द शिक्षा, और होते हैं इसके और पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसको व्याकरण से क्लियर करना पड़ेगा। पूर्वज का दादा, परदादा, पूर्वज। तो बच्चे थोड़ा सा इस पर्यायवाची शब्द को थोड़ा सा व्याकरण खंड से भी जाके इन्हीं का जो इसमें दिया है इसी को ढूंढिएगा, और इसके जितने और नाम होते होंगे, क्योंकि एक शब्द के 5, 6, 7, 8 नाम होते हैं पर्यायवाची में। संधि विच्छेद में तुम तो माहिर हो, 1 शॉट लेक्चर पढ़ा था यूट्यूब पर, जो ऑनलाइन छात्र जरूर देख लीजिएगा। साक्षर, 100 जोड़ अक्षर साक्षर, एकांगी, 1 जोड़ अंगी एकांगी, उत्तरार्ध, उत्तर जोड़ अर्थ उत्तरार्ध, स्वावलंबन, स्व जोड़ अवलंबन, संस्कृति, समझोड़ कृति संस्कृति, बहिर्जोड़ कार बहिष्कार, प्रतिजोड़ एक प्रत्येक, अधिजोड़ आत्म अध्यात्म। ये सारे इंपॉर्टेंट थे। हो गए। तो अब इसको करा दिया हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ मुहावरा इसमें है कि नहीं, ताकि मुहावरा के लिए बच्चे रोते हैं तरह से, मुहावरा कहाँ से लाए। चलो इसमें दिया है 4-5 कर ले। जैसे बुनियाद पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नींव पढ़ना, इतना ही लिखिएगा। कुपमंडूक बनना मतलब संकुचित विचार का होना, और है। और 3 क्वेश्चन इधर है। अमल करना यानी स्वीकार करना, अपनाना, बहिष्कार करना, अवहेलना करना, त्याग देना, छोड़ना, हजम करना मतलब मिला लेना, पचा लेना, ऐसा कुछ। अब बच्चा जी इसके आएंगे MCQ सीरीज। चले बुक खत्म हो गया, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव कराएंगे इससे भी, और क्वेश्चन में जो आपके पास ये है उससे करा देंगे। तो पहले बच्चे क्यों ना थोड़ा 2023 वाला देख लीजिए कि 23 में क्या पूछे हैं बुआ जी, कि मेरा बच्चा जी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ 23 में पढ़ने, इस सब चैप्टर पढ़ने से। तो पहले आप 23 वाला क्वेश्चन कर लें, 4 क्वेश्चन जो पूछा गया है। चार क्वेश्चन से 2 फर्स्ट में था, 2 सेकंड शिफ्ट में था। कर लेते हैं इसको पहले। चलो देखते हैं। आप थोड़ा आंसर पे इसका ध्यान मत दीजिएगा, अपने ईमानदारी से। इसमें आंसर साइड में लिखा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग टेस्ट लेते हैं कि हम लोग को पढ़ने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप और हम दोनों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, भाई हम तो पढ़े थे ना भाई, ये तो मैं जीवनी से बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। ये तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर हो। ये किस चैप्टर से लिया गया है, यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। कोई शक नो सर। तो अब देखो बच्चे, आपको क्या करना है, थोड़े से मैं चाहता हूँ कि मैं खिड़कियाँ बंद रहे, मैं नहीं चाहता। देखो 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 कितना अच्छा लाइन पूछा है, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप लोग। देखो यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों दीवार बंद खिड़कियाँ मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ मेरे घर की हवा में चारों से अधिक बहती रहे। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये लाइनें पूछ लिया, कोई कहानी से क्या दिक्कत है, पूछो ना तुम भाई। टोल्स्टॉय कौन थे भाई, तो ये रूस के थे ना भाई, ये रूस के थे। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरी संस्कृति को क्या करने की कोशिश नहीं करती भाई। अगर उसको बहिष्कार करने से सुरक्षित स्वीकार विचार। देखो कोई कहता कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, इसमें लाइन में लिखा गया था, मैं इसको खोज के दिखा सकता हूँ आपको। ये शायद मेरे ख्याल से लास्ट में ही था। अब बच्चे मेरे अच्छे हैं, आप ऐसे काम करेंगे। मेरे बच्चे थोड़ा मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और खुद जानते हैं कि परिश्रम करने वाले की भाई। बस देखो ये पूछा गया था, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। बहिष्कार, तो ऑप्शन देखिए, ये ब्रिलियंट वाले ने अच्छा काम किया है, सारे क्वेश्चन का आंसर इन्होंने परफेक्ट दिया है। लेकिन हम काहे को इसको याद करें, हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, बुक में हाईलाइट करेंगे सब सारे क्वेश्चन को। हाँ सर, अरे एक हाईलाइटर 10 रुपये का रखेंगे, 20 रुपये का गिरदा एकदम देखेंगे। कोई बच्चा जब पढ़ेगा आपका नोट्स, तो कितने अच्छे भैया का किताब बुक है, भैया ने सारे पॉइंट को हाईलाइट करके रखा है, उसका भी ध्यान जाएगा उस पर। चलो इसका तो लिखवाइए दिया हूँ। तो अपने चारों क्वेश्चन को चुटकी बजा कर लिया। अब आइए थोड़ा हमारे तरफ से भी क्वेश्चन है, कर लीजिए। जो PYQ है आपके बोर्ड में पूछा गया, आपके सेंटर एग्जाम पूछा गया है। चले करते चले। हो गया।
बच्चे ये खुद से अपने कर लीजिएगा, इस पे टेंशन मत लीजिए कि आंसर में क्या टिक मारा गया क्या नहीं, एकदम आसान आसान प्रश्न गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग सभी में 8 9 10 सर आप आंसर क्यों नहीं टिक करवाते हैं? दूसरे यूट्यूब से सर लोग तो टिक मरवाते हैं। अरे बच्चे जो लोग रटवाते हैं हम नहीं रटवाएंगे, हमारा बच्चा सभी सही कर लेगा लोग हम कहेंगे टिक मरवाए जाए। सर आपको नहीं पता है, आपको नहीं आता होगा। हाँ नहीं आता है, लेकिन हम चाहें तो आता है मेरे को, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। अरे बच्चे अच्छे हैं कर लेंगे। कहते कि निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे, समाज अपना काम संभाल लेगा, यह कथन किसका विचार है? अरे महात्मा गांधी क्या है, आपने पढ़ा है तभी तो याद है ना। अब लोग कोई बोलते गाइड याद कर लें, कैसे याद कर लोगे? क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा सकता है। अब इतने क्वेश्चन हो गए इसमें, अब एक बार अंतिम में आप इसे रिवीजन करते हैं हर बार की तरह और फिर से करेंगे। जल्दी से आ जा, आखिरी चैप्टर आखिरी चैप्टर। अब काव्य खंड शुरू होगा, लेकिन पहले संस्कृत करेंगे बच्चे। संस्कृत में 3 चैप्टर बचा है, उसको निपटा लेते हैं, फिर हम आपको आते हैं चलो शिक्षा और संस्कृति। ये बुक सबके पास होती है, फिर भी सर कराते हैं, कराएंगे। हम लोग रटने के लिए थोड़ी ना खरीदे थे, इसको समझेंगे क्या है क्या नहीं। देखो नाम के लिए लंबा क्वेश्चन है। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजनालय ये सब काम करना अपन अपने माता पिता को देने के लिए मूल सिद्धांत शामिल हो, यह विचार किसका था भाई? तो ये भी तो महात्मा गांधी का विचार था ना। ऑप्शन डी सही है। हो गया, चलो क्लियर है, अब दिख रहा है प्रॉपर। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति, वो मेरे घर में भाई इस साल पूछा गया था, आपने देखा था, महात्मा गांधी कोई संस्कृति नहीं रह सकती भाई दूसरे का जब बहिष्कार करती है। गांधी जी को महात्मा को भाई किसने दिया? तो ये भी 23 में पूछा गया था, तो इसको हम कर ही चुके हैं। रविन्द्रनाथ ने दिया था। अरे कहाँ रहते थे? अरे भारत में रहते थे। अब देखिए क्वेश्चन नया आ गया। फिनिक्स था, आश्रम था, चिड़ियाघर था, विद्यालय था, कैद खाना था। थोड़ा इसको देख लीजिए, फिर से दोबारा बुक पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे 2 अक्टूबर को हमारे देश में गांधी जयंती का नाम पर। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए? तो जब आए थे तो मेरे ख्याल से 1915 में कूद गए थे। इसी को देखते हैं एक बार, इसका क्या इसमें भी दिया है, हम पढ़े थे ना, वहाँ से आके कूद गए थे आंदोलन में। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? देख लीजिएगा थोड़ा बुक से पढ़ के एक बार। सत्य के साथ मेरे प्रयोग करने की पुस्तक किसने लिखी? तो ये तो इसका ये हो जाएगा। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? ये भी महात्मा गांधी है। ये सब आसान सा प्रश्न है। हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी हो जाएंगे, कोई शक नहीं सर। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को जयंती मनाता है? तो भाई 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। आखिरी क्वेश्चन इस स्लाइड का। भारतीय संस्कृति की किसकी प्रतीक है? एकता की, विविधता की, मानवता की, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को सामंजस्य की। 15 का आंसर क्या कहेंगे आप? तो डी कहेंगे आप। एकता तो ही है, लेकिन अलग अलग संस्कृति का भी सामंजस्य मिला हुआ है, घुला मिला हुआ है। भारत इसका प्रतीक है, इस संस्कृति का प्रतीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शारीरिक विकास में, बुद्धि के विकास में। शारीरिक और बुद्धि आत्मा का विकास बहुत कर रहे थे। तो 16 का सी होना चाहिए, दिया है। शेक्सपियर किस भाषा कवि हैं? ये लोग तो अंग्रेजी भाषा के थे ना बच्चे जी, हाँ अंग्रेजी के थे। टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो हमने पढ़ा था रूस के थे। गांधी जी के दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है उनके? तो अहिंसक, प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद, शिक्षा की प्रवृत्ति। तो ये था अहिंसक, प्रतिरोध, ये सबसे पहला ही लाइन में लिखा था, किताब के पहला ही लाइन में लिखा गया है। गांधी जी का उद्देश्य, गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पा लेना, कि भाई वैज्ञानिक बनना, कि चरित्र निर्माण, ये उनके लिए ज़रूरी था। तो 20 का सी परफेक्ट है, सही है। चलो अब कर लीजिए खुद से, आसान है। जहाँ भी थोड़ा सा लगता है फिर बुक के पास जाइए, थोड़ा समय और दे दीजिए, क्योंकि मैथ तो नहीं है ना, आपको रटना बनना सॉल्व करना पड़ेगा। 28 क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन इधर भी हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके इनफ है। सर नोट्स में लिखना पड़ेगा, आपकी मर्जी। किताबें तो क्यों लिखना है, मत लिखिए, क्योंकि अब समय बचाइए थोड़ा,
उसकी जगह पर मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। देखो इधर सब इम्पोर्टेंट कितना पूछा जा रहा है बच्चा जी। 18 से पूछा गया, क्योंकि 18 के पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, बहुत कम था, तो उसके बाद से ही सब ऑब्जेक्टिव हुआ है। चलो, ये जो अर्थ पूछा जा रहा है आपके शब्द निधि से दिया गया है, इसको खोज लीजिएगा। 41 क्वेश्चन था इसमें, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए, देख लिए, आपने इसको सॉल्व किया, आपको इसके आंसर बुक में हाईलाइट कर लेना, बस इतना ही। इस तरह से आज हम लोग का गद्य खंड समाप्त होता है। अब मिलेंगे काव्य खंड में, कविता होगी, मस्त मज़ा आएगा। कविता में थोड़ा सा ध्यान से आइएगा, क्योंकि कविता में थोड़ी सी अर्थ जानने पड़ेंगे, लेकिन वैसा ही जैसे संस्कृत आपको समझ में आता है, हिंदी आता है, वो भी आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो बच्चा जी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रयोग आपका ही सहयोग चाहिए हमारे लिए, थोड़ा सा, क्योंकि मान लीजिए यूट्यूब से जो भी कुछ अर्निंग होंगी, इनकम होगा, तो हम लोग गरीब वासी हैं, मतलब उतने हम लोग पास सिस्टम है नहीं। हम लोग गाँव समाज के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो गाँव समाज के अच्छा करना चाहता हूँ, तो इसमें आपका सहयोग बहुत चाहिए। जितने बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। वीडियो को देखना भी चाहिए, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, सारे वीडियो को, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे आप। जितने पोस्ट में सब क्वेश्चन डाल रहे हैं उसको जरूर सॉल्व करें, ताकि चैनल को और लाइक और कमेंट, एक लाइक और शेयर जरूर करें। जितने बच्चे हैं, कम से कम जितने लेक्चर देखते हैं सब लोग, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही, आपसे धन्यवाद। मिलते हैं काव्य खंड में, अभी संस्कृत मिलेंगे, संस्कृत में 3 सीरीज खत्म करते हैं, फिर कविता खत्म करेंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाई रही, इसको नोट्स बनाइए आराम से। चलो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो वही, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स को एकदम उड़ाते चलिए। लेक्चर डाला गया था, आपने उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो देख लिया होगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आज मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड होगा। धन्यवाद।